हेलो गाइस, वेलकम इन द क्लास ऑफ दीपक सर। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्या? आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का सेकंड टेस्ट पेपर अकॉर्डिंग टू द टेस्ट सीरीज ऑफ आध्यात्मन इंस्टीट्यूट। द टेस्ट नंबर इज 05, मतलब 5th नंबर का टेस्ट है। और फिजिक्स में बात करें तो सेकंड टेस्ट है, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, पता है आप लोगों को कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं? 25 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। प्रैक्टिस के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिजिक्स का पेपर नंबर सेकंड, चैप्टर इज व्हाट? चैप्टर इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बात करते हैं सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, तो देखिए ध्यान से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू द चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड 10 सेंटीमीटर अवे। कैलकुलेट क्या करना है? पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल का फॉर्मूला दैट इज KQ/R होता है क्या? आप सभी को पता है ना, राइट। तो अच्छा, K की वैल्यू इज व्हाट? दैट इज 9 × 10⁹ K इज द कूलम कांस्टेंट। अच्छा, चार्ज कितना है? चार्ज इज 5 × 10⁻⁷, ओके। दैट इज R। R इज व्हाट? R इज द डिस्टेंस विच दैट इज 10 × 10⁻², ओके गाइस। अच्छा, यहां पर हमने बात की तो हमारे पास है दैट इज 45 × 10 की पावर, दैट इज 10⁻², दैट इज 10⁻+2 अपॉन 10। हमारे पास एक और है दैट इज 4.5 × 10⁴, दैट इज वोल्ट। क्या है क्या ऑप्शन में? देखिए, तो दैट इज 4.5 × 10⁴ वोल्ट ऑप्शन में है। इट मींस माय आंसर इज व्हाट? दैट इज आंसर नंबर सी, ओके डियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर व्हाट? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला जा रहा है कि हमारे पास 2 points A and B are located in a diametrically opposite directions of a point charge of +2 माइक्रोकूलम। सबसे पहले हमारे पास +2 माइक्रोकूलम आप ले लीजिए। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻, दैट इज 6 कूलम, ठीक है। कहां रखे गए हैं हमारे पास +2 माइक्रोकूलम? एट अ डिस्टेंस 2 मीटर एंड 1 मीटर। तो हमारे पास एक पॉइंट है, मान लीजिए A, और सेकेंड पॉइंट इज B, राइट। हमारे पास ये A पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है? A इज एट 2 मीटर एंड B इज व्हाट? B इज एट 1 मीटर, ठीक है। ये बात हमें समझ में आई। दिस डिस्टेंस इज 2 एंड दिस इज 1। चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई सर। आगे क्या बोला जा रहा है? रेस्पेक्टिवली फ्रॉम इट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। देखिए, हमें A एंड B पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो दैट इज VA माइनस VB। तो क्या हमें VA और VB पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा ना? तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, VA पर कितना होगा बताइए? क्या VA पर होगा? इसकी वजह से कितना होगा? दैट इज KQ/R। अच्छा, K हमें पता है कितना होगा? 9 × 10⁹ KQ। या पहले हम इसका ऐसा करते हैं, इसको सिंपल बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। सिंपल कैसे बनाएंगे देखिएगा ध्यान से। तो हमारे पास वही चार्ज +2 माइक्रोकूलम, राइट। अच्छा, 2 मीटर पर हमारा पास A पॉइंट है और हमारे पास B पॉइंट है कितने मीटर पर? 1 मीटर पर, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं 1 मीटर और ये 2 मीटर, राइट। कैलकुलेट क्या करना है? A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास दैट इज VA माइनस VB करना है। अच्छा, VA बताइए क्या होगा? क्या KQ/R होगा क्या? बिल्कुल सर, KQ/R। R कितना डिस्टेंस? 2 माइनस दैट वन इज व्हाट? दैट इज KQ/R। अच्छा, R इज व्हाट? R इज सर 1 मीटर, ओके, राइट। सो इज व्हाट? दैट इज KQ, दैट इज 1/2 माइनस 1, दैट इज -1/2। तो माइनस KQ/2। ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो माइनस K इज व्हाट? 9 × 10⁹। अच्छा, चार्ज इज व्हाट? चार्ज इज व्हाट? दैट चार्ज इज अ 2 माइक्रोकूलम, सो दैट इज 2 × 10⁻⁶ upon 2, okay dear, that cancel out, that -9, that 10⁻3। तो -9 × 10⁻3 क्या है? क्या? बिल्कुल सर, ऑप्शन है, एंड ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओके, यू गॉट इट। आगे चलें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा? देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है? देखिए, अ चार्ज, कौन कौन सा चार्ज दिया है हमारे पास? चार्ज दिया है +Q इज प्लेस्ड एट द ओरिजन O, ठीक है। यहां पर हमारे पास एक चार्ज प्लेस हमने कर दिया, ठीक है, ऑफ XY एक्सिस, ठीक है। इन द फिगर डायग्राम हमें दिख रहा है द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज Q फ्रॉम A to B along the straight line AB is,
अब बात को ध्यान से समझिएगा, हमारे पास हमने रखा है प्लस क्यू को, कौन से चार्ज को रखा है, स्मॉल क्यू को, और हमें कहाँ लेके जाना है, हमें कैपिटल क्यू को लेके जाना है, कहाँ से कहाँ, ए टू बी। और जब हम ए टू बी लेके जाएंगे डियर, तो मुझे बताइए कि हमारे पास क्या हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क डन, तो वही वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। क्या आप लोगों ने पढ़ा है कि हम जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, राइट। अच्छा, इस जगह का पोटेंशियल मान लीजिए VA है और इस पॉइंट का पोटेंशियल VB है, क्योंकि ये चार्ज Q है यहाँ, इसका पोटेंशियल भी होगा और इसका पोटेंशियल यहाँ भी होगा, ठीक है। जब आप इधर से इधर जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज VB माइनस VA, यही होगा, राइट। अच्छा, अब VB हमें कैलकुलेट करना है, तो VB माइनस VA क्या हो जाएगा बताइए, दैट इज KQ बाय R, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है B, माइनस दैट इज KQ बाय व्हाट, KQ बाय A, यही होगा ना, राइट। ये हमारे पास क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। कौन सा वर्क डन, दैट इज V इक्वल टू W अपॉन Q होता है, कौन से चार्ज को आप लेके जा रहे हैं, कैपिटल Q चार्ज को, ठीक है। तो यहां से हमारे पास W इक्वल टू हो जाएगा दैट इज KQ, कॉमन हमने लिया, इसके साथ कैपिटल Q आ जाएगा, दैट इज 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन A, यहां तक क्लियर, ठीक है। ये हमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है सर, और आगे चलते हैं। तो हमारे पास KQ कैपिटल Q दैट इज AB अपॉन A माइनस B, यही होगा, ठीक है। और AB अपॉन A माइनस B, तो इसके साथ क्या और वैल्यूज भी दी हुई है क्या, देखिए जरा, तो AB अपॉन A माइनस B, तो KQR, तो KQR हमें नहीं दिया है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन देखिए, और ये वाला ऑप्शन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, K इक्वल टू क्या हम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं क्या, क्या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। दैट इज Q इंटू Q 1 अपॉन दैट इज A माइनस B अपॉन AB, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम ध्यान से देखें, निकालना कहां से कहां तक का था, चार्ज फ्रॉम A टू B अलोंग द स्ट्रेट लाइन, और हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो क्या यहां पर हम लोग VA माइनस VB भी लिख सकते थे क्या, यहां से यहां जा रहे हैं, ठीक है, जहां से जहां जाते हैं दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, हमने लिखा और हमारा आंसर ये आया है। अच्छा, कहीं पर मैच नहीं कर रहा है, तो अगर हम इसको पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो मुझे बताइए कि क्या ये ऑप्शन बी से मिलेगा, बिल्कुल सही, राइट, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो हमारे पास, अगर हमारे पास ये नहीं मिल रहा है A माइनस बी, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज B माइनस A, तो मतलब आप VA माइनस VB कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस कैलकुलेट करना है बेसिकली आपको, ठीक है, डन। बात समझ में आ गई, तो ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आएगा भाई, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आएगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोल रहा है का क्यूब ऑफ, अच्छा क्यूब वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आप लोगों को। अ क्यूब ऑफ साइड x हैज अ चार्ज q एट ईच ऑफ इट्स वर्टेक्सेस, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक क्यूब को इमेजिन कर लीजिए, और उस क्यूब के लिए अगर हम बात करें तो चारों हमारे पास 8 पॉइंट्स जो हैं, ठीक है ना, वर्टेक्स पे, तो उन पॉइंट्स पर कौन रखा हुआ है, ठीक है, हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है एट ईच ऑफ इट्स वर्टेक्स, ठीक है। द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, हमें क्या करना है, उसी क्यूब के सेंटर में क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब पोटेंशियल तो कैलकुलेट हो जाए, अगर हमें यह पता चल जाए कि सर एक क्यूब में जो डायगोनल होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, तो याद रखिएगा, बताऊंगा नहीं मैथमेटिक्स से, ठीक है ना, अपने आप समझ लीजिए कि डायगोनल अगर है, थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूं, और फाइनली याद क्या रखना वो बता देता हूं। डायगोनल की अगर हम बात करें क्यूब में, तो कंप्लीट डायगोनल जो होता है वो होता है √3। अगर मान लीजिए साइड हमारे पास x है, तो वो डायगोनल की लेंथ हो जाएगी √3x, कितनी हो जाएगी, √3x, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हमें डायगोनल चाहिए या हमें क्यूब का सेंटर पॉइंट चाहिए, मतलब हमारे पास अगर एक क्यूब है, चार्ज यहां रखा हुआ है, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, राइट, ये डिस्टेंस चाहिए ना, हमें पूरा डायगोनल तो नहीं चाहिए, और ये डिस्टेंस अगर ये साइड अगर x होती है, तो ये कितना हो जाता है, ये होता है √3/2x, क्यों, क्योंकि पूरा होगा √3, तो आधा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा √3/2 इंटू x। तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्यूब के अंदर सेंटर से ईच वर्टेक्स पे अगर हम बात करें तो डिस्टेंस कितनी होगी, √3/2 इंटू x। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए, साइड हमें बिल्कुल x ही दी हुई है, तो ये हमें पता चल गया कि एक के लिए √3/2 है, तो सबके लिए हम कैलकुलेट करेंगे। तो बताइए मुझे कि हमारे पास v इक्वल्स टू क्या होता है, KQ/R, अरे भाई होता है ना,
के क्यू बाय आर। अच्छा डिस्टेंस मुझे बताइए, एक के लिए बात कर रहा हूं मैं, ये एक के लिए, ठीक है, एक चार्ज के लिए, के क्यू बाय आर, आर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू एक्स, राइट। ये तो किसके लिए है, एक के लिए। हमें चाहिए कंप्लीट क्यूब के लिए, तो कंप्लीट क्यूब में हमारे पास हर वर्टेक्स पे चार्ज रखा हुआ है, तो बताइए कितने हो जाएंगे, 8, तो 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो दैट इज 8 के क्यू इंटू 2 अपॉन √3x, यही होगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 16 के क्यू बाय √3x, राइट। अच्छा केक को रख दो, के होता है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। तो यहां पर हमारे पास और क्या चल रहा है, 16 इंटू क्यू अपॉन और क्या चल रहा है, √3x, राइट। थोड़ा कैंसिल आउट किया, दैट इज 4, तो हमारे पास आया 4q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट और √3x। क्या ये कहीं मिल रहा है क्या, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, कहीं मिल रहा है क्या, 4q हमें मिला है सर, नीचे नहीं मिल रहा है, नीचे सर हमने देखा 4q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट x, ठीक है, पाई एप्सिलॉन नॉट x इंटू √3। तो बिल्कुल गाइस बी नंबर का ऑप्शन हमें दिख रहा है, मैच कर रहा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके डन, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर व्हाट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब मुझे आप बताइए इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या होता है। मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, और अगर आउटवर्ड होगा तो यहां पर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की अगर बात करेंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगी वो हमारे पास इस तरह से स्पेरिकल बनेगी। भाई एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसा होगा, और इसके लिए एक ही पोटेंशियल वाली सरफेस अगर हम बनाएंगे तो वो कैसी होगी, स्पेयर होगी। तो मतलब हमारे पास और अगर हम यहां पर देखें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। आप कहीं भी देख लीजिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एज अ प्लेन होगी, तो वहां पर भी क्या हो रहा है 90 डिग्री, तो मतलब हमेशा ऑलवेज क्या होने वाला है, 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। तो ये भी हमें कंप्लीट है। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 चार्जेस 4 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम with no external electric field placed at -500। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। कहां कहां रखा हुआ है, दैट इज एक तो रखा है 500, ठीक है, सेंटीमीटर का ध्यान रखिएगा, और दूसरा है दैट इज -5 सेंटीमीटर 00, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट पर है हम लोग। कंसिस्ट ऑफ 2 चार्जेस 4 कूलम एंड 3 कूलम, तो 4 कूलम हमारे पास रखा हुआ है यहां माइक्रोकूलम, और उसके अलावा हमारे पास -3 माइक्रोकूलम हमारे पास रखा हुआ है यहां, ठीक है, विद नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस्ड एट, ठीक है, respectively the amount of work required to separate the two charges infinitely away from each other is। अब ध्यान से सुन लीजिए, अब ऐसी कंडीशन में जब इनफाइनाइट अवे की हमसे बात की जा रही है और वर्क डन पूछा जा रहा है, तो हमें पता है कि जब हम इंडिविजुअल चार्ज को लाते हैं यहां, तो यहां पर और कोई जब चार्ज नहीं है, ध्यान से सुना, 2 चार्ज है मान लीजिए मेरे पास, तो 2 चार्ज में से जब हम फर्स्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं तो यहां पर कोई दूसरा चार्ज नहीं है। जब कोई दूसरा चार्ज नहीं है तो यहां वर्क डन 0 होगा, और वर्क डन 0 होगा तो यहाँ W1 मान लीजिए इसके लिए कितना है, 0। जब आप सेकंड चार्ज को लेके आओगे और सेकंड चार्ज को लाने पर क्या होगा, सेकंड चार्ज को लाने पर ये रिपेल करेगा, और ये रिपेल करेगा तो बताइए क्या होगा, क्या वर्क होगा क्या, और बिल्कुल यहां पर वर्क होगा, और वो वर्क जो होगा वही किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एज अ एनर्जी। और कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर हम बात करते हैं कि दोनों के बीच में जो वर्क होगा दैट एज अ पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट फॉर्मूला इज व्हाट, दैट इज अ K Q1 Q2 बाय R, ठीक है। अच्छा हमें K दिया हुआ है क्या, नहीं, तो हम लिख देंगे दैट इज K इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज 9 इंटू 10 की पावर 9। अच्छा चार्ज इज व्हाट, चार्ज इज द 4 माइक्रोकूलम, दैट इज 10 की पावर -6। अच्छा Q2 इज व्हाट, Q2 इज द -3 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है भाई, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर हमारे पास चार्ज नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। Q2 हमारे पास आ गया 3 माइक्रोकूलम, दैट इज 10 की पावर -6, K Q1 Q2 बाय R। अच्छा दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा, दैट इज 5 दैट इज 10, ठीक है, दैट इज 10 सेंटीमीटर, तो दैट इज 10 की पावर -2। चलिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, सॉल्व किया तो हमारे पास क्या मिलेगा, 36 3, दैट इज 10 की पावर 3, 10 की पावर -6, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नीचे 10 की पावर -1,
राइट और थोड़ा आगे चलते हैं, दैट इज 108 इंटू 10 की पावर दैट इज 3 माइनस 6 दैट इज -3 and -3 plus 1, right? So 108 into 10 की power -2. So my dear, that is 108 by that is 100 means what? That is 1.08 और 1.08 मुझे बताइए कहाँ मिल रहा है? क्या 1.08 को हम 1.1 बोल सकते हैं क्या? और क्योंकि माइनस हमारे पास चल रहा है तो आंसर इज माइनस, सो आंसर इज व्हाट? दैट इज -1.1 जूल इज द करेक्ट आंसर. दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट. नेक्स्ट आगे चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. आगे हम बढ़ेंगे तो हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है सर कि हमारे पास द वर्क डन इन कैरिंग a charge q once around a circle of the radius a with a charge q at its center is. ध्यान से सुनिएगा, वर्क डन कैलकुलेट करना है. ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है q, ठीक है, और हमें क्या बोला गया है? अगर हम क्या करें कि हम किसी चार्ज कैपिटल q को, अगर हम किसी कैपिटल q चार्ज को अगर इसी अगर हम बात करें इसी सर्किल में या इसी स्फीयर में अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाते हैं तो मुझे बताइए हमारे पास वर्क डन कितना होगा. अब आप मुझे बताइए कि अगर ये चार्ज सेंटर में है तो ये डिस्टेंस भी r है और ये डिस्टेंस भी r है, और ये दोनों डिस्टेंस अगर सेम है तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा ना, इसका भी v होगा और इसको भी v होगा, राइट. और हमारे पास जब वन पॉइंट टू अदर पॉइंट हम जाते हैं तो दैट इज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज. यही होता है जब यहां पर ही जीरो हमें मिल गया, क्योंकि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा. तो दैट इज जीरो इक्वल्स टू, मतलब हमारे पास वर्क डन कितना मिला है? जीरो मिला है. तो बताइए मुझे जीरो कहां है? तो जीरो सर हमारे पास डी ऑप्शन में है, सो डी इज अवर राइट आंसर. ठीक है, डन. समझ में आ गई बात? छोटी सी बात थी कि सर हम सेम पोटेंशियल वाले प्लेस पर जाएंगे चार्ज को लेकर तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा. ठीक है ना. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमें क्या बोलना चाहता है, देखिए एक बार. तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बताया जा रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटेंस, इसको ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है ना, बच्चों को समझ में नहीं आ पाता है पर आपको आएगा. ठीक है, देखिए मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है, मतलब बेसिकली कैपेसिटर कैलकुलेट करने हैं. ईच ऑफ 8 माइक्रोफैरेड, ठीक है ना, ईच का कैपेसिटेंस कितना है? 8 माइक्रोफैरेड एंड 25 वोल्ट. ठीक है, मतलब हम बात करें अगर तो हमारे पास इंडिविजुअल कैपेसिटर्स, ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास का कैपेसिटेंस कितना है? 8 माइक्रोफैरेड, राइट. इसी तरह से हमारे पास और पोटेंशियल कितना है? दैट इज 250 वोल्ट. ठीक है, इसी तरह से हमारे पास आगे क्या बोला जा रहा है? यूज टू मेक अ कंपोजिट कैपेसिटर ऑफ 16 माइक्रोफैरेड. हमें क्या करना है? हमें 16 माइक्रोफैरेड का एक कंपोजिट कैपेसिटर तैयार करना है एंड 1000 वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल पाए? 1000 वोल्ट मिल पाए. अब सबसे पहले दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि सर 1000 वोल्ट अगर होना चाहिए तो सर 1000 वोल्ट के लिए यहां तो केवल 250 है. बात समझ पा रहे हैं आप? और यहां अगर 250 है तो सर हमें एक और कैपेसिटर लगाना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि 250 वहां भी होगा सेम, राइट, सेम 8 माइक्रोफैरेड. इसी तरह से हमें एक और कैपेसिटर लगाएंगे और एक और कैपेसिटर लगाएंगे. तो सर जब हम 4 कैपेसिटर्स लगाएंगे ना तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप वापस 250 और यहां का भी पोटेंशियल ड्रॉप 250. तो सर इस कंडीशन में हमारे पास अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो आया है वो 1000 वोल्ट आया है. ये बात तो आपको समझ में आ गई क्या? आ गई. लेकिन मुझे बताइए ये चारों किस में है? ये 4 कैपेसिटर्स किस में है? क्या ये सीरीज में है क्या? और सीरीज में अगर हम नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो मुझे बताइए नेट कैपेसिटेंस हमारे पास क्या मिलेगा? सर नेट कैपेसिटेंस सीरीज में होता है 1/c इक्वल्स टू 1/c1 1/c2 1/ct और 1/c4. 1/c तक आप कर सकते हैं. ठीक है, तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज 1/8 माइक्रोफैरेड प्लस 1/8 दैट इज 1/8 दैट इज 1/8. ठीक है, तो दैट इज 4/8. तो दैट मीन्स व्हाट? दैट इज 1/2 माइक्रोफैरेड. तो C इक्विवेलेंट इज व्हाट? दैट इज 2 माइक्रोफैरेड. क्या मेरी बात समझ में आई आपको? तो मतलब अभी जो इक्विवेलेंट बना है वो तो 2 माइक्रोफैरेड बना है. हम हमारा आंसर जो है वो दे दें कि सर 4 कैपेसिटर्स से आप अरेंजमेंट बना सकते हैं. लेकिन मुझे बताइए 4 कैपेसिटर का अरेंजमेंट से क्या नेट कैपेसिटेंस हमें 16 मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? नहीं. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ और कैपेसिटर्स लगाने पड़ेंगे और खुद सोचना पड़ेगा कि कैसे लगाएं सर कि 16 माइक्रोफैरेड मिल जाए. ठीक है, अच्छा नेट पोटेंशियल तो कितना मिल चुका है? 1000 वोल्ट. ठीक है, तो ऐसा कीजिए
क्योंकि पोटेंशियल को तो हमें, मतलब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस तो हो गया कंप्लीट, ये तो हमें पता है 4 कैपेसिटर से करना है। अब हम क्या करें कि कैपेसिटेंस इंक्रीज कब होता है, जब हम उनको पैरेलल में लगाते हैं। याद है ना, पैरेलल में जब कैपेसिटेंस होते हैं तो आंसर क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, यही होता है ना, C इक्विवेलेंट। तो हम इसको जैसे ही पैरेलल में लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, यहां पर मान लीजिए हमारे पास 4 कैपेसिटर और पैरेलल में लगा देते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने यहां पर इसको पैरेलल में लगाया, अब आप मुझे बताइए कि पैरेलल में लगाने पर क्या हो रहा है। क्या पैरेलल में लगाने पर इससे भी हमें जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस मिलेगा वो 2 माइक्रोफैराड मिलेगा क्या? और जब रिजल्टेंट यहां पर भी 2 माइक्रोफैराड मुझे मिलेगा तो हमारे पास कितना हो गया, दैट इज 2 माइक्रोफैराड, और पैरेलल में हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 2 प्लस 2 दैट इज 4 माइक्रोफैराड। ये मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, मतलब इस तरह से 2 2 करके हम कितने ब्रांच लगाएं, 8। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? मतलब हम कितने लगाएं, 8 ऐसी रोज बनाएं, और 8 अगर हम रोज बनाएंगे तो 8 रोज के अंदर कितने कैपेसिटर होंगे बता सकते हैं आप? क्या 8 रोज के अंदर एक रो में कितने हैं हमारे पास, 4। तो हमारे पास 8 रोज में कितने हो जाएंगे भाई? ठीक है, तो हमारे पास दैट इज 32 कैपेसिटर्स। तो मतलब हमारे पास हमें करना क्या है, हमें 4 कैपेसिटर्स जो है वो पैरेलल में लगाने हैं, और फिर नेट कैपेसिटेंस जब हम देखेंगे तो सर हमें कितना मिल जाएगा, 16 माइक्रोफैराड। लेकिन हमें कैपेसिटर लगाने कितने पड़े हैं, 32 कैपेसिटर। ठीक है, बात मेरी क्लियर? ठीक है, देखिए 4 से मिला 2, फिर 4 से फिर 2 मिलेगा, फिर 4 से फिर 2 मिलेगा, कब तक, 8 लगानी पड़ेगी हमें रो। ठीक है, और 8 रो लगाने के बाद क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल में कितना है, 4, तो दैट इज 32 कैपेसिटर्स हमारे हो जाएंगे। तो मतलब आंसर हमारा क्या होगा, आंसर इज बी। डन, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला जा रहा है कि हमारे पास अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ध्यान से देखिएगा, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज 2 स्क्वायर प्लेट्स, हैज 2 स्क्वायर प्लेट्स। ठीक है, स्क्वायर प्लेट्स हमारे पास हैं 2 विद इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट मतलब अगर इस पर हमारे पास प्लस है, इस पर माइनस है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स आर प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। ठीक है, इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। अच्छा, इसकी वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहां पर कितना होगा, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। यही होता है ना, प्लेट प्लेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसकी वजह से कितना होगा, इसकी वजह से भी सर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट कितना हुआ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना दोनों ऐड होकर हमारे पास हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब हमारे पास नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमें क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट हमें बोला गया है अ पैरेलल प्लेट, ध्यान से सुनिएगा, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having what, having area A and separated by a distance D is filled by a copper plate of thickness B, the new capacity is ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास बोला गया है सेपरेटेड हमें बाय डिस्टेंस D। ठीक है, तो कैपेसिटेंस कितना है, C इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये तब की बात है जब वैक्यूम होता है, ये बात क्लियर। ठीक, अब क्या बोला गया है कि हमारे पास एप्सिलॉन नॉट मतलब वैक्यूम की ही बात की जा रही है। तो हमारे पास जब हमने क्या कर दिया है, ये हमारे पास कैपेसिटर है, राइट, एप्सिलॉन नॉट A बाई D हो गया। अब आपने इसमें कॉपर प्लेट लगा दी, ठीक है, कितनी थिकनेस की, B थिकनेस की। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई बताइए, तो हमारे पास C इक्वल्स टू हो जाएगा सर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन वैक्यूम वाला एरिया कितना बचा, दैट इज D माइनस B, यही होगा ना, राइट। ये हमारे पास कितना है, D है, तो दैट इज D माइनस B, तो दैट इज D माइनस B। तो हमारे पास हो गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस B इज अवर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर C। डन, बात कंप्लीट अच्छी तरह से। तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस B, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट है। नेक्स्ट हम आ रहे हैं कौन से क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है
कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड एंड प्लेट सेपरेशन 6 सेंटीमीटर इज कनेक्टेड टू अ 1 वोल्ट बैटरी, दोनों उसको किससे करंट किया गया है, 1 वोल्ट बैटरी से, एंड चार्ज ए डाइलेक्ट्रिक एंड चार्ज्ड, ठीक है। उसके बाद बोला गया है अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 एंड थिकनेस 4 सेंटीमीटर इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, द एडिशनल चार्ज फ्लोज इनटू द कैपेसिटर फ्रॉम द बैटरी इज। ध्यान से देखिए, सबसे पहले कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू हम बात करें एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, कितना दिया है हमें, हमें दिया गया है सर 5 माइक्रोफैरड, राइट, बिल्कुल माइक्रोफैरड 10 की पावर -6, राइट। इसके बाद क्या किया गया है, और उसको वोल्टेज कितना कनेक्ट किया गया है, 1 वोल्ट से। उसके बाद उसको और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसमें रख दी गई है। रखने पर जब हम क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पार्शियली फिल करते हैं ना, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस दैट इज T माइनस T बाय K, राइट। ये फॉर्मूला है, अगर याद नहीं है तो प्लीज इसको याद रख लेना, ठीक है ना। तो हमने अच्छा, हमें पता कैसे चला कि सर वो पार्शियली है क्या, तो देखिए यहां पर हमारे पास सेपरेशन दिया है 6 सेंटीमीटर और इसका थिकनेस हमें दी है 4 सेंटीमीटर, तो हमें आइडिया लग चुका है कि सर हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि हमें पार्शियली फिल किया जा रहा है, तो फॉर्मूला ये लगने वाला है। चलिए, तो यहां पर देखिए, तो एप्सिलॉन नॉट A, अच्छा यहां से अगर हम D कॉमन ले लें तो दैट इज 1 माइनस, दैट इज यहां पर आ जाएगा D, तो दैट इज 1 अपॉन D, दैट इज T माइनस T अपॉन K। ये बात आपके समझ में आ गई क्या, ठीक है, अच्छी तरह से, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि हम उसको ऊपर ले जाएं, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A बाय D, राइट। नीचे हमारे पास बना है 1 माइनस, अच्छा हम चाहें तो T भी बाहर ले सकते हैं, दैट इज T बाय D 1 माइनस 1 अपॉन K, ठीक है। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की वैल्यू हमें पता है क्या सर, 5 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, 5 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। आगे क्या है, 1 माइनस T, अच्छा थिकनेस हमें कितनी दी थी बताइए, थिकनेस हमें दी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 की पावर -2, राइट। ओरिजिनल हमारे पास सेपरेशन कितना था, 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 10 की पावर -2, राइट, दैट इज 1 माइनस 1 बाय K। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 4, ठीक है, तो दैट इज 1 बाय 4। अच्छा, सेंटीमीटर वाला पार्ट वैसे कैंसिल हो गया, दैट इज 5 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 1 माइनस, दैट इज 2 बाय 3, दैट इज 1 माइनस 1 बाय 4, दैट इज 3 बाय 4, राइट, that is cancel out, that is 5 into 10 की power -6, that is 1 minus, that is 1 minus 1 by 2, and 1 minus 1 by 2 is 1 by 2, तो 1 by 2 that is 10 into 10 की power -6। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। और 10 इंटू 10 की पावर -6 को हम थोड़ा सा देखें तो हमारे पास ये मिलता है सर 10 माइक्रो, ठीक है। कितना मिल रहा है, C डैश 10 माइक्रो फैरेड, राइट। अच्छा, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें चार्ज कैलकुलेट करना है। तो मुझे बताइए क्या C इक्वल्स टू C डैश इक्वल्स टू Q बाई V होता है, तो C डैश इक्वल्स टू Q बाई V होगा, तो दैट इज Q डैश इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं दैट इज C डैश इंटू V। अच्छा, C डैश कितना आया है, 10 माइक्रो फैरेड, V कितना है, दैट इज 1 वोल्ट, तो आंसर इज व्हाट, दैट इज 1 माइक्रो कूलम। ओके डियर, तो आंसर इज व्हाट, तो आंसर इज व्हाट, दैट इज हमारे पास आंसर होगा 10 माइक्रो कूलम। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट है। आगे चलें, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, ध्यान से देखिएगा इसको भी, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 700 पिको फैरेड, आपको कैपेसिटेंस दिया हुआ है कितना, 700 पिको फैरेड, पिको इज 10 की पावर -12, ओके, दैट इज फैरेड, इज चार्ज बाय अ 100 वोल्ट बैटरी, दैट इज 100 वोल्ट बैटरी, राइट। द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इज, अच्छा क्या आपको पता है कि कैपेसिटर के लिए जो एनर्जी स्टोर्ड होती है क्या वो हाफ CV² होती है? अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज आप याद रखिएगा, वीडियो को देखने से पहले फॉर्मूला आपको सभी पता होने चाहिए, ठीक है। हाफ C इज द 700, 10 की पावर -12, V² दैट इज 10 की पावर 4 होगा, राइट। चलिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास आया 700, 10 की पावर दैट इज 10 की पावर -8 अपॉन 2, दैट इज 7
इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 2। डन इट। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 3.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल। कहीं है क्या बताइए? बिल्कुल सर हमारे पास है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 3.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल। फॉर्मूला सिंपल है, याद रखना है, दैट इज हाफ सी वी स्क्वायर। और फॉर्मूले भी हम बना सकते हैं, सी की जगह क्यू आई वी रखेंगे तो वहां से भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डायग्रामेटिकल है सर। ठीक है, देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर द नेटवर्क दिस, तो हमें इसके लिए क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अच्छा बताइए मुझे, ये 4 और ये 400 पिको फैरेड सारे पिको में है, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर भी पिको में है। ठीक है, अच्छा 4 और 4 किस में है? पैरेलल सीरीज में है ना, तो सीरीज में नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा सर? 1/c इक्वल्स टू 1/400, 1/400 दैट इज 2/400, राइट? यही होगा। तो 1/c इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा दैट इज 1/200, तो दैट इज c इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज 200 पिको फैरेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 200 पिको फैरेड और ये 100 पिको फैरेड बताइए किस में है? क्या है, पैरेलल में है क्या? और जब ये पैरेलल में होंगे तो मुझे बताइए कि हमारे पास ऐड हो जाएंगे, तो 2 और 100 दैट इज ये कंप्लीट हमारे पास मिलके क्या बनेंगे? क्या ये हमारे पास कंप्लीट मिलके 300 हो जाएंगे? और फिर फाइनली ये 300 अब जो बना ये 300 और ये 400 क्या सीरीज में होंगे क्या? बिल्कुल सीरीज में होंगे। और सीरीज में होंगे तो मुझे बताइए कि 300 और c डैश 1/300 प्लस 400 ये किस में है? सीरीज में है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, दैट इज दिस। तो 1/c डैश इक्वल्स टू 1/100 दैट इज 1/3 प्लस 1/4 दैट इज 1/100 दैट इज 12। ठीक है, यहां से हमारे पास आया है दैट इज 4 दैट इज 3। सो माय डियर दैट इज 1/c डैश इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज 7/1200, यही मिला है। तो c डैश इज व्हाट? दैट इज 1200/7 पिको फैरेड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कहीं है क्या? 1200/7 सर है सर, ऑप्शन नंबर ए है, तो यही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। डन, अच्छी तरह से आगे चलें। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 14 की, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे तो क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमें बोला गया है what is the energy stored in a capacitor between terminals A and B of the network। ठीक है, A and B, सबसे पहले A और B नेटवर्क आप देख लीजिए, टर्मिनल्स कहाँ हैं? A और B। ठीक है, इसके बीच में आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर आपको दिया हुआ है कितना? 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो आप ध्यान से समझिएगा इस डायग्राम के अंदर। ये डायग्राम आपको किसकी तरह लग रहा है? ध्यान से देखिए डायग्राम को। ये डायग्राम को अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें ना, तो देखिए ये और ये ना सीरीज में है क्योंकि बीच में ये है, राइट? तो ऐसे डायरेक्ट दिखने वाला कोई अरेंजमेंट नहीं है। जब डायरेक्ट दिखने वाला नहीं होता है तो हम बहुत सारा दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दिमाग में आना चाहिए हमेशा कौन? व्हीट स्टोन ब्रिज। ध्यान से देखिए, अगर ये पॉइंट ए है तो मैं इस ए पॉइंट को यहां भी एज्यूम कर सकता हूं, कर सकता हूं। अच्छा, अब मेरी बात को समझिएगा कि अगर मेरे पास ये ए पॉइंट है राइट, और ये बी पॉइंट है, बात को समझना। और अगर मैं क्या करूं कि अगर मैं इसको यहां से और ऐसे कर दूं, बात समझना, अगर मैं इस पॉइंट को अगर मैं ऐसे कर दूं, ऐसे मैंने बी से पकड़ा और डी से पकड़ा, बात को समझिएगा। अगर मैंने यहां से तो मैंने हटाई दिया इसको, मैं ए पॉइंट यहां एज्यूम कर सकता हूं। अगर मैंने बी को यहां से पकड़ा और डी को यहां से पकड़ा और मैंने दोनों को ऐसे पकड़ के ऐसे उठा दिया, अगर मैं डी को ऐसे करके ऐसे उठाता हूं। अच्छा, व्हीट स्टोन ब्रिज पता है क्या आप लोगों को? जिसको नहीं पता देख लीजिएगा, व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है। पूरा ही खत्म हो गया, चलिए देख लेते हैं। तो हमारे पास ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, राइट? अच्छा, यहां पर हमारे पास मान लीजिए यह है C1, यह है C2, यह है C3 और यह है C4। ठीक है, और बीच में यह है कैपेसिटर, राइट? अच्छा, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये अगर B पॉइंट है और ये अगर D पॉइंट है, अगर हम इसको ऐसे एज्यूम करें तो ध्यान से देखिए, क्या ये डायग्राम ये
ये जो डायग्राम है ये थोड़ा थोड़ा क्या, अच्छा कितने कैपेसिटर हैं, 1 2 3 4 5 ना, तो दैट इज 1 2 3 4 5। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे ना तो ये मिलने लगेगा, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखने पर मिलने लगेगा। हमने बी पॉइंट को ऊपर उठाया तो ये रहा, ये वाला कैपेसिटेंस कहाँ है, ये रहा, ठीक है, सी। अच्छा इसके अलावा हमारे पास ये जो है, ये दोनों के बीच में ये हमारे पास ये रहा, ठीक है। इसके अलावा जब हमने इसको इधर किया तो देखिए हमारे पास ये वाला कैपेसिटेंस कहाँ है, ये हमारे पास बी, और इसमें पॉइंट्स भी हम मेंशन कर देते हैं। ये हमारे पास बी और डी हो गया, और ये हमारे पास ए और ई हो गया, ठीक है, ए और ई। अच्छा देखिए ए और हमारे पास डी के बीच में, ठीक है, ए और डी के बीच में, तो ये रहा ए और डी, ए और डी के बीच में ये रहा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास डी और ई के बीच में, तो डी कहाँ है, डी बताइए मुझे, डी ये रहा, ठीक है। डी और ई के बीच में कौन सा कैपेसिटर है, ये वाला, दिख रहा है क्या आपको। इसके अलावा बी और ई के बीच में, बी और ई के बीच में ये रहा, ठीक। तो मतलब एक तरह से ना ध्यान से देखने पर देखिए डायरेक्ट आपको पता नहीं चल पाएगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लगा के आप सोचेंगे तो आपको दिख जाएगा कि सर यहाँ पर जो है बेसिकली वो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, और व्हीटस्टोन ब्रिज की अगर हम बात करें तो व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर एक कौन सी कंडीशन है, ये बैलेंस कंडीशन है, ठीक है। बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, दैट पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो ये बैलेंस कंडीशन बोली जाती है। अच्छा आपको कैलकुलेट क्या करना था, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड, राइट। तो एनर्जी स्टोर्ड और कहां करनी थी, बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए एंड बी, तो ये रहा ए और बी, और यहां पर हमारे पास अगर हम बात करें किसकी, एनर्जी स्टोर्ड की, कैपेसिटेंस हमें दिया हुआ है कितना ऑलरेडी, दैट इज 1 माइक्रोफैरड, ठीक है, सी हमें दिया हुआ है। अच्छा अब ये बैलेंस कंडीशन है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास ये बैटरी या सेल हमें कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट का, राइट। तो हमारे पास जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्या वो हाफ हाफ जाएगा, हाफ जाएगा। तो हमारे पास क्यू, क्या हम चार्ज निकाल सकते हैं क्या, देखिए नेट कैपेसिटेंस कितना है, तो ये सी और सी ये सीरीज में हो जाएगा, 1 और 1, और ये 1 और 1 भी किस में हो जाएंगे, सीरीज में, और फिर नेट क्या हो जाएगा हमारे पास, पैरेलल में। तो देखिए 1/1 1/1, तो 1/1 बेसिकली हमारे पास 2 ही होगा, तो 1/2, तो हमारे पास 1/c इक्वल्स टू दैट इज 1 + 1 यही होगा, तो c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2। तो हमारे पास इसका आया 1/2 और इसका आया 1/2, दोनों को जैसे ऐड किया तो वापस से c मिला, ठीक है। तो हमारे पास नेट कैपेसिटेंस कितना हुआ, c, और c नेट कैपेसिटेंस है, हमें v दिया हुआ है, तो c इक्वल्स टू में पता है सर q/v होता है, राइट। तो हमारे पास q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c × v। अच्छा v कितना है 10, अच्छा c कितना है c कितना दिया हुआ है, c दिया हुआ है हमारे पास 1 माइक्रोफैरड, ठीक है, c दिया है 1 माइक्रोफैरड 10⁻⁶, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आया है दैट इज 10 मिली एम्पियर, 10 माइक्रो एम्पियर आप बोल सकते हैं, ठीक है ना, 10 माइक्रो कुलाम, सॉरी। तो चार्ज कितना मिला है, 10 माइक्रो कुलाम, इतना हमें चार्ज मिला है। अब मुझे बताइए कि अगर चार्ज 10 माइक्रो कुलाम आ रहा है तो अगर इक्विवेलेंट है सारा काम तो हाफ हाफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मतलब 5 माइक्रो कुलाम इधर जाएगा और 5 माइक्रो कुलाम इधर जाएगा। और अगर 5 माइक्रो कुलाम इधर जाएगा तो मुझे बताइए कि इसके अक्रॉस हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी। अच्छा फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, हाफ CV² होता है ना। अच्छा इसके अलावा अगर मैं क्या करूं, अगर मेरे पास हाफ c, अगर मैं v इक्वल्स टू कुछ लिख सकते हैं क्या आप लोग, या c इक्वल्स टू q/v लिख दो, आप लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसके अलावा v इक्वल्स टू और क्या लिख दें, ओम्स लॉ से v इक्वल्स टू IR लिख सकते हैं, या फिर देखिए c इक्वल्स टू q/v, तो v इक्वल्स टू हम लोग q/c भी लिख सकते हैं ना भाई। तो v इक्वल्स टू मैंने q/c अगर लिखा तो ये हो जाएगा दैट इज q²/c², ये दैट इज दिस, तो हमारे पास कितना मिला, दैट इज हाफ q²/c, तो q²/2c ये मिला। अब यहां पर हमारे पास देखिए q, क्या आपको q पता है क्या, q हमें पता है सर कितना है 5 माइक्रो कुलाम, तो 10⁻⁶, 5 × 10⁻⁶ अपॉन 2, कैपेसिटेंस कितना है 1 माइक्रोफैरड, ये कैंसिल आउट हो गया, तो दैट इज दिस, ठीक है। यहां पर क्या मिला है, दैट इज 25 × 10⁻⁶, दैट इज 2। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। और देखिए थोड़ा सा हम इसको और सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 12.5, और दैट इज व्हाट, दैट इज माइक्रो जूल,
ठीक है, तो देखिए कहीं पर मिल रहा है क्या, तो सर 12.5 माइक्रो जूल फर्स्ट ही ऑप्शन है, तो बिल्कुल आपका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 12.5 माइक्रो जूल। क्या ये मेरी पूरी बात आपको समझ में आई, किया क्या है, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो हमने इसको ऐसा जमा दिया, जमाने पर हमने देखा कि सर नेट चार्ज हमने निकाल लिया, अगर पूरा चार्ज इतना आएगा तो हमारे पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 5 माइक्रोकुलम यहाँ पर चार्ज जाने वाला है। जैसे 5 माइक्रोकुलम चार्ज जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर, हम फॉर्मूला लगा दें क्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, डिवाइड किया, सॉल्व किया और हमारा आंसर सर मिल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम आते हैं किस पर, बताइए अब हम किस पर आएंगे, तो हम आएंगे अब क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 भी इंपॉर्टेंट है, चलिए तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमें बता रहा है कि हमारे पास द पोटेंशियल एट द पॉइंट distance x due to some charges situated on the x axis is given by vx equals to what, that is 20 upon x square minus 4। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, राइट। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों को थोड़ा डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ठीक है, तो देख लेते हैं क्या उनको आता है क्या। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल्स टू 4 माइक्रोमीटर इज गिवन बाय, आंसर माइक्रो में है तो आपको माइक्रो को चेंज नहीं करना है। क्या आपको पता है कि हमारे पास v इक्वल्स टू दैट इज E इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है, क्या आपको पता है क्या, राइट, बिल्कुल, दैट इज माइनस डी वी अपॉन डी आर। अच्छा यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, देखिए हमारे पास दिया हुआ है सर हमें v गिवन है और v गिवन है और v वेरिएबल फॉर्म में है, राइट, r की जगह आप x लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ x की फॉर्म में बात की जा रही है, ठीक है, x लिख सकते हैं। अच्छा v कितना दिया है, v हमें दिया है सर 20 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, राइट। चलिए आगे क्या करना है, E इक्वल्स टू माइनस, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए 20 मैंने बाहर ले लिया, कांस्टेंट है, और यहाँ पर लिखा मैंने d अपॉन डी एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 इनवर्स, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अरे ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना, मैंने कुछ नहीं किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को ऊपर ले लिया तो -1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए x की पावर n का आपको डिफरेंशिएशन आता है क्या, x की पावर n का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, n x n-1, यही होगा ना। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास x की पावर n का हो जाएगा -20 सर एज इट इज रहेगा, x की पावर n का होगा दैट इज n x n-1, मतलब -1 दैट इज -2। अच्छा ये तो हुआ x की पावर n का, अब हम अंदर चलेंगे तो x की पावर 2 का भी होगा, और x की पावर 2 का क्या होगा बताइए, क्या 2x होगा, x की पावर n का nx होगा, nx n-1 2 -1 1 होगा, 4 का कितना होगा 0, तो मतलब हमारे पास जो मिला हमें वो हमें मिला सर -20 इंटू 2x, राइट, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन मिला x स्क्वायर माइनस 4 की पावर 2, यही मिला ना। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 40x अपॉन व्हाट, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4। अच्छा हम क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं, देखिए x हमें कितना गिवन है 4 ना, तो हम x की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है, x की वैल्यू रखते हैं, दैट इज मल्टीप्लाई बाय x की जगह हम क्या रख देंगे 4, तो ये रख दिया 4, ठीक है, नीचे हमारे पास x की जगह जैसे 4 रखेंगे दैट इज 16, दैट इज 16 माइनस 4 का स्क्वायर, यही बनेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए हमारे पास दैट इज 160 अपॉन दैट इज 16 माइनस दिस 12 का स्क्वायर दैट इज 144, यही होगा ना, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम डिवाइड अगर करेंगे तो बताइए हमारे पास कितना मिल जाएगा, ठीक है, दैट 80, और डिवाइड करते हैं, ठीक है, और डिवाइड करते हैं, राइट, और डिवाइड करते हैं दिस, सो माय डियर E इज व्हाट, दैट E इज द प्लस, दैट इज 10/9। अच्छा E की यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगी, आप लिख सकते हैं दैट इज वोल्ट माइक्रोमीटर इनवर्स, ठीक है, आप न्यूटन पर कुलाम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, E इक्वल्स टू F अपॉन Q होता है, तो E की यूनिट न्यूटन पर कुलाम भी पर जैसे दी हुई है हम उसी के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, प्लस डायरेक्शन, मतलब हमारे पास कौन सी डायरेक्शन होगी ये, हमारे पास होगी पॉजिटिव x डायरेक्शन, और ऑप्शन क्या होगा 10/9, मतलब हमारे पास ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या मेरी बात आपको कंप्लीट है क्या, क्वेश्चन नंबर 15 तक अच्छी तरह से आपको सब कुछ आ गया है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आना चाहिए था, और हार्ड इतना कोई रॉकेट साइंस वाला नहीं, छोटा सा कॉमन डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, इसको कॉपी कर लिया नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 में मैच द कॉलम करना है हमें। अब मैच द कॉलम करना है तो ये और इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग आपका और लगने वाला है। देखिए
मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, द सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। वही बात बचपन में किया था ना, क्रॉस, ठीक है, जिसको जो सही है उससे मैच करते जाओ और आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। इसमें बड़ा फायदा तब हो जाता है कि अगर मान लीजिए एक का मैचिंग हो रहा है, मान लीजिए हमारे पास ए का मैचिंग क्यू से हो रहा है और ऑप्शन में हमें दिख गया कि ए का मैचिंग क्यू से हो रहा है, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा, तो उससे आप डायरेक्ट, और आगे वाले अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप एक ही बार में आंसर भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम सॉल्व तो आप कर ही लेंगे इसको, ठीक है। क्या बोला गया है, फ्रॉम द कोड गिवन ए बिलो, a capacitor C1 of capacitance C is charged to a potential difference V0। मतलब हमारे पास एक कैपेसिटेंस है, ठीक है, तो कैपेसिटेंस हमारे पास है, तो मान लीजिए हमारे पास एक कैपेसिटेंस है जिस जो है C1, राइट, दूसरा कैपेसिटेंस है C2, राइट, ये हमारे पास इसका कैपेसिटेंस कितना है C है और इसका कैपेसिटेंस कितना है C/2, राइट। इसका पोटेंशियल जो है वो दैट इज V0, और ये कैसा है बताइए मुझे, द टर्मिनल्स ऑफ द चार्ज कैपेसिटर आर द C charge to a potential difference V. The terminals of the charge capacitor are then connected to the uncharged capacitor C2। ये अनचार्ज है, अनचार्ज है मतलब यहां पर जीरो होगा, यही होता है ना, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं पूरा, अनचार्ज कैपेसिटर C2 ऑफ द कैपेसिटेंस C/2, ठीक है, यहां तक की बात कंप्लीट। अब ऑप्शन देखिए यहां पर क्या क्या पूछा जा रहा है, फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर C1, फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर C2, फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑन चार्ज इन एनर्जी ऑन जॉइनिंग द कैपेसिटर। ये कुछ बातें हमसे पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए सबसे पहले हमारे पास अभी ज्वाइन करने से पहले की अगर हम बात करें तो ये कंडीशन है। अच्छा, जब इनको ज्वाइन किया जाएगा तो ज्वाइन करने के बाद आप मुझे बताइए कि कैपेसिटर तो सेम रहेगा C, पर पोटेंशियल जो है और उसका C/2, लेकिन पोटेंशियल जो है वो कॉमन पोटेंशियल होगा, क्योंकि जब आप किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो चार्ज तब तक ट्रांसफर होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। तो मतलब हमें क्या करना है, हमें कॉमन पोटेंशियल निकालना है, और कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट, दैट इज C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला होता है किसका, कॉमन पोटेंशियल का। चलिए हम इसको अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई किया तो बताइए मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा दैट इज V इक्वल्स टू दैट इज C1V1, C कितना है, दैट इज C इंटू V0 प्लस ये तो जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया, खत्म। अच्छा, C1 प्लस C2 दैट इज C प्लस C/2, राइट, C प्लस C/2 कितना हो गया, दैट इज 3/2C, अरे हुआ ना, तो दैट इज 3/2 इंटू C, राइट। तो यहां पर हमारे पास कितना आ गया, C से C कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास मिल जाएगा दैट इज 2V0/3। मतलब हमारे पास जो कॉमन पोटेंशियल आया है वो कितना आया है, 2V0/3। ये बात आपके समझ में आ गई, ठीक। तो मतलब अब हमारे पास जो पोटेंशियल होगा ना वो दोनों पर कितना होगा, 2V0/3 और दैट इज 2V0/3, राइट। दिस इज द पोटेंशियल, क्यों, क्योंकि अब इन दोनों के बीच में कनेक्शन हो चुका है, समझ गए ये बात, राइट। कैपेसिटर वो C1 है और ये C2 है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या पूछा जा रहा है, फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर C1, इसके लिए एनर्जी निकालनी है। किसी भी कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी कितनी होती है, हाफ CV² होती है ना। चलिए तो फर्स्ट के लिए एनर्जी कितनी होगी, देखिए तो फर्स्ट के लिए एनर्जी हम निकाल रहे हैं, तो फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर C1, और कैपेसिटर C1 के लिए एनर्जी हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला बताइए, तो फॉर्मूला हमारे पास ए का हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दैट इज हाफ दैट इज CV²। अच्छा, C कितना है, C तो हमारे पास C है, V कितना है, V हमारे पास है सर दैट इज V² होगा, तो दैट इज 4, दैट इज V0² होगा अपॉन दैट इज 9 होगा, डन। अच्छा, इसको इससे कैंसिल आउट किया, कितना मिला भाई, ये मिला सर 2/9 दैट इज CV0²। ध्यान से देखिए क्या ये कहीं ऑप्शन में मिल रहा है क्या, तो हमने जैसे ही देखा तो सर फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर C1 हमारे पास कितना होगा, 2/9 CV0², दैट इज 2/9 CV0²। मतलब सर इसकी मैचिंग जो है वो इससे होगी। ये बात आपको समझ में आई क्या, ठीक है। मतलब ए जो है वो एस से मैच करेगा। तो अब ऑप्शन देखिए पहले, क्या मुझे बताइए ए जो है वो एस से मैच कहां कर रहा है, सर एस से मैचिंग केवल एक है, वो यहां पर। मतलब हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन में हमने देखा कि सर केवल बी वाले ऑप्शन में ए जो है वो एस से कनेक्ट है, इसका मतलब आंसर तो बी होगा। ये बात कंफर्म। चलिए सेकंड केस और कैलकुलेट कर लेते हैं, फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर C2। अच्छा इसके लिए बताइए, इसके लिए फाइनल एनर्जी कितनी होगी, तो इसके लिए फाइनल एनर्जी हमारे पास होगी दैट इज हाफ दैट इज CV², C कितना है C/2 और V सेम हो जाएगा 4V0² by 9, राइट। चलिए 4
से कंप्लीट 4 कैंसिल, तो u इक्वल्स टू कितना आ गया, सी वी नॉट स्क्वायर बाय 9। चलिए बताइए ये कहाँ मिल रहा है, ठीक है, बी वाले केस के लिए। तो बी हमारे पास हो गया 1/9 सी वी नॉट स्क्वायर, तो दैट इज 1/9 सी वी नॉट स्क्वायर। मतलब सर दिस सेकेंड इज अटैच विद दिस, तो मतलब इसका मैचिंग इसके साथ होगा। चलिए देखिए कहाँ मिल रहा है, तो हमारे पास सर बिल्कुल बी वाला ही मिल रहा है। देखिए बी जो है वो टी से कनेक्ट है, ये बात आपके समझ में आ गई। तो बी टी से कनेक्ट है, तो और कंफर्म हम हो चुके हैं सर, 100% कंफर्म है कि सर आंसर तो बी ही होगा। ठीक है, ये बात मेरी क्लियर है, अच्छी तरह आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब दो ऑप्शन चेक करने के बाद, ठीक है, ये आपको पता है सी 2v0/3 है और c/2 2v0/3 है, यहां तक की बात क्लियर। अच्छा, इसमें अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं आपको थर्ड वाला कैलकुलेट करके बता रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, इसको कर लें कैलकुलेट, आगे चलें। चलिए, तो दो की तो हम मैचिंग कर चुके हैं, ठीक है, ये वाला एस से है और ये वाला टी से है। चलिए इसको मैं और सॉल्व करके बताता हूं आपको। तो ये हमने देख लिया कि सर इसकी मैचिंग जो है वो एस से है और सर इस वाले की मैचिंग इससे है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास फाइनल एनर्जी कितनी स्टोर हुई है। ठीक है, तो हमारे पास हमें पता है कि सर जब अटैच करने के बाद ये C1 है, ये C2 है, सर अटैच करने के बाद इसका कैपेसिटेंस C था और दैट इज 3/2, 3/2 यही आया था ना, दैट इज C। और हमारे पास आया था पोटेंशियल, कितना आया था, कॉमन पोटेंशियल बताइए। तो कॉमन पोटेंशियल था सर हमारे पास 3v0/2, राइट। यहां पर कितना था कैपेसिटेंस, C/2 और दैट इज 3v0/2। ठीक है, अब फाइनल एनर्जी स्टोर्ड बताइए। तो फाइनल एनर्जी स्टोर्ड हमारे पास होगी सर U इक्वल्स टू दैट इज U1 प्लस U2, राइट। U1 इज व्हाट, दैट इज हाफ C1v1 स्क्वायर, यही होगा। तो हमारे पास हाफ C1v1 स्क्वायर। अच्छा, आप दोनों को ऐड कर सकते हैं ना, तो ऐड करेंगे तो बताइए कितना मिलेगा, तो दैट इज 1/0 CV0 स्क्वायर, तो कॉमन आ गया। ठीक है, तो हमारे पास अपॉन 9, भाई ये दोनों ही तो होगी ना, दोनों को ऐड करना है, वही हमारे पास टोटल एनर्जी होगी। तो अपॉन 9 आ गया, यहां पर हमारे पास कितना मिला, दैट इज 2 + 1 मतलब दैट इज 3, तो हमारे पास आ गया दैट इज CV0/3, यही होगा ना भाई, राइट। तो दैट इज CV0 स्क्वायर बाय 3। देखिए मिल रहा है क्या, CV0 स्क्वायर बाय 3 मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है सर। कौन सा मिल रहा है भाई, तो हमारे पास मिल रहा है सर ये, राइट। और ये मिला, तो चलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर था, इसको मैच कर लेते हैं। तो सर सी जो है वो आर से कनेक्ट है, बिल्कुल हमारे पास सी जो है वो आर से कनेक्ट है, हमें सर ये कंफर्म हो चुका है। ठीक है, लास्ट हमारे पास चार्ज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, बेसिकली चेंज इन एनर्जी होगा ये, है ना, तो ध्यान रखिएगा चेंज इन एनर्जी, राइट। चेंज इन एनर्जी ऑन ज्वाइनिंग द कैपेसिटर्स, जब आप कैपेसिटर्स को ज्वाइन कर रहे हो तो चेंज इन एनर्जी कितना होगा, और चेंज इन एनर्जी का मतलब होता है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। क्या होता है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल, तो UF माइनस UI। अच्छा मुझे बताइए कि हमारे पास UF माइनस UI जो है, फाइनल एनर्जी कम होगी ना भाई, इनिशियल ज्यादा होगी, तो ये माइनस में आएगी, बिल्कुल सर माइनस में आएगी। ठीक है, माइनस में हमारे पास आएगी, तो सर ऑप्शन तो केवल एक ही है। चलिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं। UF हमें पता है कितना आया, CV0 स्क्वायर बाय 9, यहां तक की बात कंप्लीट है। ठीक है, अच्छा इनिशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल, या फिर ये अपने आप ही माइनस निकल के आएगा, हमें सॉल्व नहीं करना। तो हमारे पास फाइनल एनर्जी कितनी है भाई, फाइनल है हमारे पास CV0 स्क्वायर बाय 3, राइट, माइनस करना है किसके साथ, इनिशियल एनर्जी। अच्छा इनिशियल एनर्जी कितनी है, इनिशियल एनर्जी बताइए। इनिशियल कंडीशन के अंदर हमारे पास कैपेसिटर C1 C2, कैपेसिटेंस C, और यहां पर कितना था C/2, राइट। पोटेंशियल V0 था और यहां पर 0 था, तो इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इनिशियल एनर्जी हो जाएगी सर दैट इज हाफ C1v1 स्क्वायर, दैट इज CV0 स्क्वायर प्लस दैट इज व्हाट, दैट इज हाफ, दैट इज CV स्क्वायर। तो भैया ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए ना, तो वो तो पूरा पोर्शन 0 हो गया, तो केवल हमारे पास क्या बचा, दैट इज हाफ CV0 स्क्वायर, हाफ CV0 स्क्वायर, राइट। चलिए देख लेते हैं, तो हमारे पास आया CV0 स्क्वायर दैट इज 1/3 माइनस 1/2, राइट, दैट इज CV0 स्क्वायर दैट इज 6, दैट इज 2 - 3,
तो दैट इज -1/6 CV0 square. So guys, that is the change in potential energy या फिर change in energy आप बोल सकते हैं. So that answer is -1/6 CV0 square. So this is matching with this. ठीक है, तो चारों ऑप्शंस को, वैसे आपने फर्स्ट जब आंसर आपका आया था तभी हमारा आंसर कंफर्म हो गया था कि सर आंसर जो है वो बी होगा, पर मैंने पूरे सॉल्यूशंस आपको कर दिए हैं, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा. ठीक है, आगे चलें. पक्का डन ना, सब कंप्लीट है, आगे चलते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हमारे पास है असर्शन रीजन वाला पोर्शन. ठीक है, असर्शन रीजन वाले पोर्शन में क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहां पर यही इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी सिंसियरिटी से क्वेश्चन को पढ़ते हैं. जितनी सिंसियरिटी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतना तुरंत आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, देखिए असर्शन में बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल. ठीक है, तो देखिए, तो जब भी ऐसा होना तो दिमाग में जो डायग्राम्स आपके हैं उसको बना लीजिए. तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास दिस इज प्लस क्यू चार्ज. ठीक है, इससे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होगी, राइट. अच्छा, यहां पर अगर मैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाऊं तो वो स्पेयर बनेगी, स्पेयर ही बनती है ना. ठीक, अच्छा स्पेयर पे अगर मैं बात करूं तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा कैसे होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर ही होते हैं. ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि is always normal to the equipotential surface, the direction of decreasing. अब मुझे बताइए यहां से जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है ना. तो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल, तो बिल्कुल सही है. तो मतलब सर असर्शन जो है वो हमारा सही है. अब हम रीजन देख लेते हैं. नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड. चलिए यहां पर ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या E = -dV/dr होता है क्या, और अगर E = -dV/dr होता है तो बिल्कुल हमें यहां से कंफर्म होता है कि सर E = -dV/dr दैट इज माइनस ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जैसे जैसे आपके पास डिस्टेंस बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पोटेंशियल क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ने पर डिक्रीज हो जाता है, जैसे कि यहां पर हमें नजर आ रहा है. तो बिल्कुल सही है. तो हमारे पास रीजन जो है ना वो भी सही है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, सेशन का. तो मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर. ठीक है, समझ में आई आप, बिल्कुल वो चीज सही है, वो इसको एक्सप्लेन कर पा रही है, तो हमारा आंसर ये होगा. तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन हुआ ए. ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की. क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें बोला गया है कि हमारे पास क्या दिया है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ पोलर डाइलेक्ट्रिक इज 0. ठीक है, देखिए जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई नहीं करते हैं ना, तो जो डाइपोल्स बनते हैं, द सेपरेशन बिटवीन द डाइपोल्स इज वेरी वेरी स्मॉल, और वेरी वेरी स्मॉल तो ऑलमोस्ट उनको क्या माना जाता है, ऑलमोस्ट कितना गैप होता है, 0. ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट कितना हुआ, 0. अच्छा, जब आप उसके बाद एक्सटर्नल फील्ड लगा देते हैं तो वो उनका ओरिएंटेशन हो जाता है, अलाइन हो जाते हैं वो, तो वहां पर डाइपोल्स बन जाते हैं. तो असर्शन जो है वो बिल्कुल सही बोला गया है कि इन द एब्सेंस, अगर एब्सेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो डाइपोल मोमेंट डेफिनेटली 0 होगा. तो असर्शन बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, द डाइपोल्स ऑफ द पोलर डाइलेक्ट्रिक आर रैंडमली ओरिएंटेड. द डाइपोल ऑफ द पोलर, देखिए पोलर के अंदर डाइपोल्स होते हैं लेकिन उनका ओरिएंटेशन कैसा होता है, रैंडमली होता है, और रैंडमली होने की वजह से ही डाइपोल मोमेंट क्या हो निकल के आता है, 0 निकल के आता है. तो मतलब सर रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का. तो मतलब हमारे पास द आंसर इज स्मॉल ए. डन, बात समझ में आ गई. चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं. नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमें पूछा गया है कि कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. अच्छा, कैपेसिटर की बात हो रही है, बना लीजिए. देखिए कैपेसिटर के लिए ये स्मॉल डी है, सेपरेशन है, राइट, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, कैपेसिटेंस होता है ε0 A/d जब दोनों के बीच में वैक्यूम है. ठीक है, तो हमारे पास बोला जा रहा है कि कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इंक्रीज. नहीं सर, कैपेसिटेंस डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगी ना तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, बोथ आर इनवर्सली टू ईच अदर. ठीक है, तो यहां पर ये गलत हो गया है, तो असर्शन रॉन्ग है. आगे चलते हैं. रीजन, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम. नहीं सर, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, तो मतलब ये भी हो गया है रॉन्ग. तो मतलब हमारे पास असर्शन भी फॉल्स है और रीजन भी फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर डी. डन, बात क्लियर, आगे चलें.
चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास ये भी हमें कंप्लीट है। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है कि हमारे पास इफ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज हाफ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, वापस से कैपेसिटर की बात है, तो C इक्वल्स टू हमें पता है कितना होता है। अच्छा, डिस्टेंस अगर स्मॉल d है, एरिया अगर a है, तो C इक्वल्स टू होता कितना है भाई, C इक्वल्स टू होता है सर एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, ठीक है, राइट, इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या बोला जा रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज हाफ, डिस्टेंस को आपने क्या कर दिया, डिस्टेंस को आपने हाफ कर दिया, हाफ कर दिया, दैट इज d बाय 2, तो ये 2 ऊपर आ गया, ठीक है। और क्या किया, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज मैड 3 टाइम्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगा दिया, कितने टाइम्स वाला, 3 टाइम्स, देन द कैपेसिटेंस बिकम 3, तो यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर लगा दिया जाएगा 3 वाला, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 6 एप्सिलॉन नॉट a बाय d, यही होगा। और ये क्या c है, क्या मतलब c डैश इक्वल्स टू आ गया 6c, राइट। चलिए, क्या बोला जा रहा है, देन द कैपेसिटेंस बिकम 6 टाइम, बिल्कुल सही है। तो सर असेशन जो है वो तो सही है। चलिए रीजन पर आते हैं। कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स, बिल्कुल सही है, डिपेंड करता है, ठीक है ना। लेकिन माय डियर, ये जो आना, ठीक है ना, हमारे पास जो हमने डाइलेक्ट्रिक रखने से इंक्रीज हो गया कैपेसिटेंस, ये इसका एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कैपेसिटर, ये तो बस ये बता रहा है कि ठीक है नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, लेकिन क्यों हुआ ऐसा ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो हमारे पास इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है ना, यहां तक क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमें क्या बोला गया, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है व्हेन टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस मूव्स अवे फ्रॉम द अदर देन देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। सबसे पहले 2 पॉइंट चार्जेस आप बना लीजिए, राइट, हमारे पास कैसे हैं, पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव चार्जेस ले लीजिए, दोनों के बीच का सेपरेशन अगर r है, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है क्या, दैट इज k q1 q2 बाय r, यही होता है ना। अच्छा देखिए, डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो डिस्टेंस को इंक्रीज करने पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी ना भाई, डिस्टेंस इंक्रीज तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। तो यहां पर देखते हैं यही बोला गया है क्या, देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, ठीक है, राइट। 2 चार्जेस मूव अवे हैं तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, सही है भाई, असर्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। रीजन पर आते हैं, चेंजेस इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सही है। देखिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जब हम क्या कर रहे हैं, हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जा रहे हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वर्क करने की वजह से। तो मतलब बेसिकली वर्क ही तो पोटेंशियल एनर्जी है, तो मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। तो यहां पर ये भी बिल्कुल सही है कि हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये बिल्कुल सही है। लेकिन हम देख लेते हैं क्या इसको असर्शन को का सही रीजन है क्या ये, तो यहां पर तो बोला गया है अवे ले जा रहे हैं, ठीक है ना, तो यहां पर तो डिस्टेंस वाली बात है कि क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, दोनों कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन ये इसको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो मतलब सर सही दोनों है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है सर ये, ठीक है ना। तो हमारे पास ऑप्शन वापस कौन सा बचा, बी बचा है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 21, ठीक है, 21 हमारे पास, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, ये तो हमने कर लिया है, राइट। अच्छा, इससे पहले वाला क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन, ये वाला भी हमारा क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये भी हमने कर लिया है। इन द एब्सेंस ऑफ 10, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल, ठीक है भाई, तो हमारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन डन है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, आते हैं किस पर आते हैं, ये वाला भी क्वेश्चन भी हो गया था ना, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब हम आते हैं कहाँ, हम आते हैं हमारे केस स्टडी पर, ठीक है। चलिए, केस स्टडी हमारे पास आपको पता है क्या करना है, ढंग से हमें पूरा स्टडी करना है और फिर यहीं से हमें आंसर कैलकुलेट करने हैं जो पूछे गए हैं, ठीक है। सबसे पहले बोला क्या है, प्रोटोन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक प्रोटोन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, ठीक है। हमें पता है जब प्रोटोन को रखा जाएगा तो ये इसको रिपेल करेगा, तो ये मूव करेगा तो कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, और जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो दैट इज स्टोर्ड एज अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में होगा, ठीक है। ये बात हमने थोड़ा सा रफली आइडिया लिया। इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स आपको दे रखा है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस x,
इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई एक्स, ठीक है, ये सब काम आएगा। वेर एक्स इज इन मेजर्ड पैरेलल टू द फील्ड लाइंस इफ अ चार्ज क्यू नॉट मूव फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना, चेंज द पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल सही बोला जा रहा है, देखिए दैट इज क्यू नॉट डीवी। अ प्रोटोन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें दे दिया, कितना कितना दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें दे दिया है, यहां पर दिया हुआ है, दैट इज ई इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज 8 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है, 10 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस द प्रोटोन अंडरगोज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस, मतलब आपको ये डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, डी डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है 0.50 इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये सारी बातें हमें गिवन है, मास भी गिवन है, राइट, चार्ज भी प्रोटोन का गिवन है। अब हमें सॉल्व क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ध्यान से आपने इसको देख लिया, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं कहाँ, इसके क्वेश्चंस पर। सर क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। तो हमारे पास बोला गया है क्वेश्चन में, एज अ प्रोटोन मूव्स फ्रॉम बी टू ए, कहाँ से जा रहा है हमारे पास प्रोटोन जो है वो कहाँ से जा रहा है, बी टू ए। अच्छा डायग्राम थोड़ा सा रफली अगर मैं बनाऊं तो हमारे पास डायग्राम यही बनेगा, ठीक है, डायग्राम हमारे पास यही बनेगा। ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट थी, ये नेगेटिव, ठीक है। यहां पर हमारे पास प्रोटॉन रखा हुआ है और प्रोटॉन इधर से इधर मूव कर रहा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, राइट। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना दिया है, 0.5 मीटर, यही दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें गिवन है यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले एज द प्रोटोन मूव्स फ्रॉम बी टू ए, अब जब वो बी टू ए जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब बी टू ए जाएगा तो मुझे आप बताइए कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होगी और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो जब बी टू ए जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ओवरऑल एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, तो ओवरऑल एनर्जी सर हमें दिख रही है कि वो इधर से इधर जाएंगे तो डिक्रीज हो रही है, इधर से इधर जाएंगे तो इंक्रीज हो रही है। तो ओवरऑल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, वो हमारे पास इंक्रीज होगी। तो टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोटोन इंक्रीजेस, देखिए ध्यान से, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटोन डिक्रीजेस, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटोन इंक्रीजेस। केवल पोटेंशियल एनर्जी नहीं, मान लीजिए यहाँ काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी भी जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ मैक्सिमम होगी, यहाँ से यहाँ जाएगी तो डिक्रीज होगी, वही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगी, और यहाँ से यहाँ जाएंगी तो एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मतलब हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोटोन इंक्रीजेज। डन, ये बात क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट हमें बोला गया है कि हमारे पास द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोटोन फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जा रहा है, तो हमारे पास कहाँ जा रहा है, ए टू बी, और ए टू बी में हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए टू बी में हमें कैलकुलेट करना है, राइट, वो हमारे पास वही हमारा प्रोटोन जो जा रहा है ए टू बी, ठीक है। चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब आप बोलेंगे दैट इज व्हाट, दैट इज फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, यही होगा, ठीक है। अब हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है, प्रोटॉन डिस्प्लेसमेंट ए टू बी के लिए। अब मुझे बताइए क्या फॉर्मूला हमारे पास, क्या हमारे पास होता है, दैट इज v इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, होता है ना। तो हमारे पास यहां से अगर हम बात करें तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करें तो दैट इज डेल्टा वी, तो हमारे पास दैट w इक्वल्स टू मिल जाएगा, दैट इज q इनटू डेल्टा वी, अरे मिलेगा ना। और यही वर्क जो है ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो दैट इज डेल्टा यू, राइट। अच्छा डेल्टा यू इक्वल्स टू मुझे बताइए कितना होगा, डेल्टा यू इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास, दैट इज q इंटू डीवी, राइट। अच्छा q हमारे पास चार्ज प्रोटोन का होगा कितना, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, राइट। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा क्या, क्या पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल सकते हैं क्या किसी तरह से, चलिए पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें दिया हुआ है कि हमारे पास v इक्वल्स टू क्या e इंटू एक्स होता है। देखिए हमें केस स्टडी के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, कि हमारे पास v इक्वल्स टू कितना होता है, v इक्वल्स टू e इंटू, ठीक है ना, v इक्वल्स टू e इंटू डी दिया हुआ है ना, e इंटू डी एक्स। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना है, चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा e कितना है भाई, e पता है क्या, ये हमें पुराने से आना पड़ेगा वापस से। तो हमारे पास वहीं पर अब हम ये सॉल्व करने वाले हैं कि हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, और हम वापस हमारे यहाँ पर ऑप्शन पर हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो हमारे पास दिया हुआ था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना था, ठीक है, डेल्टा यू निकालना था,
राइट। तो यहां पर डेल्टा यू हमें कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज v इक्वल्स टू w अपॉन q, तो दैट इज q इंटू डेल्टा v, राइट। अच्छा q कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, राइट। अच्छा डेल्टा हमारे पास डेल्टा v कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए सर हमें यहां पर गिवन है डेल्टा v इक्वल्स टू होगा माइनस ई एक्स, और माइनस ई एक्स होगा तो बताइए मुझे माइनस दैट इज ई कितना है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है सर हमारे पास 8 इंटू 10 की पावर 4, यही है ना। अच्छा x डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 0.5, तो सर इंटू 0.5 ये लीजिए, ठीक है। अब हमें केवल सॉल्व करना है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, दिस कैंसिल, ठीक है, यहां पर दिस कैंसिल आउट। चलिए थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास मिला कितना, दैट इज 80 इंटू 8, राइट, माइनस हमारे पास चल ही रहा है। अच्छा नीचे हमारे पास चल रहा है दैट इज 100, ठीक है। पावर्स को थोड़ा सॉल्व करते हैं, दैट इज माइनस 19, दैट इज प्लस 4, मतलब हमारे पास माइनस कितना मिला माइनस 15, माइनस 15 ये ऊपर हमारे पास जाएगा तो कितना बनेगा, दैट इज माइनस 15 और माइनस 17, तो मतलब दैट इज 10 की पावर माइनस 17, राइट। यही मिला। कौन कौन सॉल्व हो चुके हैं, 16 5 हो गया, 8 बचा है, ठीक है। तो हमारे पास दैट इज 64, 1 0 ये रहा, ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस 17। थोड़ा सा और सॉल्व किया, कितना मिला 64 इंटू 10 की पावर माइनस 16, यही हुआ। अच्छा इसको अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं 10 से, तो मुझे बताइए मेरे पास क्या मिल जाएगा, क्या मेरे पास मिल जाएगा अगर 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कितना मिलेगा, यहां तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस 15, और यहाँ कितना हो जाएगा 6.4, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा माइनस 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 15, ठीक है। निकाला क्या हमने, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जूल में होगा, तो देखते हैं क्या ये ऑप्शन वहाँ मिल रहा है क्या, कितना है माइनस 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 15 जूल, ठीक है। देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो दैट इज माइनस 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 15, तो माइनस 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 15 बिल्कुल हमारे पास है सर, और वो रहा हमारे पास यहाँ। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा, ठीक है ना, वो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया क्या आपको, और समझ में आ गया हो तो आंसर लगा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलेंगे कहाँ, क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटोन आफ्टर इट हैज मूव्ड 0.50 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ध्यान से सुनिए, क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट, सॉरी वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करनी है सर। चलिए इसके लिए वापस केस स्टडी पर चलते हैं, तो हमारी केस स्टडी ये रही, तो यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। क्या कैलकुलेट कर पाएंगे क्या, चलिए कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ से जब हमारे पास काइनेट, जब पार्टिकल मूव किया फ्री था वो, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी जो होगी दैट इज हाफ mv²। क्या वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी यहां पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गई होगी, मतलब दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, राइट। अच्छा डेल्टा यू हमारे पास कितना था, तो बताइए यहां से मेरे पास v इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा भाई, तो यहां से मेरे पास मिल जाएगा सर v² इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू, और डेल्टा यू हमारे पास होगा सर कितना, डेल्टा यू कितना आया, दैट इज 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 15, यही आया ना, अरे भैया यही आया था ना, माइनस माइनस दिस प्लस, तो v² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, v² होगा सर 2 इंटू 6.4 10 की पावर माइनस 15 अपॉन सर दैट इज मास, और मास ऑफ प्रोटॉन बताइए कितना होता है, दैट इज 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27, यही होता है ना, बिल्कुल सर यही होता है। इसको थोड़ा सा हमने सॉल्व किया, ये हमारे पास कितनी टाइम्स, 4 टाइम्स कट गया, ठीक है। यहाँ पर आया हमारे पास दैट इज 8 इंटू 10 की पावर दैट इज माइनस 15 प्लस 27, राइट, माइनस 15 प्लस 27 कितना बच गया भाई, दैट इज 2, दैट इज 1, ठीक है। तो दैट इज प्लस 12 मिला, तो हमें मिला 8 इंटू 10 की पावर 12। अच्छा 8 इंटू 12 की पावर 12 का हम अगर रूट लेंगे तो ऑलमोस्ट कितना आएगा, ऑलमोस्ट आएगा 2.7 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। सो माय डियर दिस इज अवर फाइनल आंसर, कि अगर हमारे पास हमने प्रोटॉन को यहाँ छोड़ दिया, यहाँ से छोड़ा तो कितनी वेलोसिटी से जाएगा ये, 2.7 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं क्या वहाँ पर ये ऑप्शन है क्या, 2.7 इंटू 10 की पावर 6, याद रखिएगा
2.7 इंटू 10 की पावर 6, 2.7 इंटू 10 की पावर 6 है क्या? बिल्कुल सर है, पावर से भी हम चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हुआ भाई? 2.7 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास करेक्ट आंसर, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन बचा? सबसे लास्ट क्वेश्चन बचा है। लास्ट क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, लास्ट क्वेश्चन इज 25 क्वेश्चन ऑफ केस स्टडी ऑफ दिस सैंपल पेपर, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसको भी देख लेते हैं। इफ इन प्लेस ऑफ चार्ज प्लेट, ठीक है, इफ इन प्लेस ऑफ चार्ज प्लेट्स टू सिमिलर पॉइंट चार्जेस, एक 1 माइक्रोकुलाम है, राइट, एंड सिमिलर चार्जेस हैं दोनों 1 माइक्रोकुलाम, राइट, हैव कैप्ट इन एयर एट 1 मीटर डिस्टेंस, मतलब इनके बीच में आर जो है वो कितना दिया है? 1 मीटर गिवन है। फ्रॉम ईच अदर देन पोटेंशियल एनर्जी इज, अच्छा, दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई? क्या फॉर्मूला Q1 Q2 बाय आर होता है क्या? क्या आप सभी को पता है क्या? ठीक है ना। तो हमारे पास U इक्वल्स टू कितना हुआ? दैट इज K इज द कूलाम कांस्टेंट, वैल्यू इज 9 इंटू 10 की पावर 9। अच्छा, चार्ज कितना दिया है? 10 की पावर -6 माइक्रो कूलाम, 10 की पावर -6 अपॉन सेपरेशन कितना दिया है? सेपरेशन 1 मीटर ही है ना, सेंटीमीटर तो नहीं है। नहीं, चेक कर लें एक बार। तो हमारे पास 1 मीटर है, बिल्कुल सर 1 मीटर है। चलिए थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास मिला दैट इज 9 इंटू दैट इज 9, दैट इज 12, दैट इज 3, तो दैट इज हमारे पास हुआ -3। तो देखिए मुझे बताइए, क्या हमारे पास 9 इंटू 10 की पावर -3 जूल कहीं मिल रहा है क्या? बिल्कुल सर मिल रहा है, और हमारा ऑप्शन होगा सर ऑप्शन नंबर सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 9 इंटू 10 की पावर -3। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। तो ये आपका पूरा का पूरा ये पेपर जो है वो कंप्लीट होता है। ध्यान रखिए, ध्यान से क्वेश्चंस को करिएगा, ठीक है ना। डेफिनेटली आप एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज।